मेरे हाइड्रोजन बम पे चुप क्यों है मोदी जी। हाँ, वो अभी आपको याद दिला, वो विजय से मोहिते पाटिल जो है पवार की पार्टी में अभी गए, तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो उनके जो पिताजी थे शंकरराव मोहिते पाटिल, वो गांव का ज़मीन से निकला हुआ नेता था, बढ़िया बातें करते थे, गांव की बातें करते थे। तो 75 इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने बड़ौदा बैंक का उधर ब्रांच निकला था, तो कुछ हम पत्रकारों को लेके गए थे। तो एक दिन वो उनको शादी में लेके गए, गांव में शादी थी, तो वो बड़ा नेता था, तो वो गए थे। तो पहली बार हमने घोड़ा रिकॉर्ड डांस करते हुए घोड़ा देखा। तो हम तो मुंबई के थे, मुंबई के, तो हमारे लिए बड़ी बढ़िया बात थी। तो अगले कुर्सियों पर बैठे थे हम 4-5 पत्रकार पिछली, तो वो घोड़ा डांस कर रहा है, लोग एंजॉय, बारात आ रही है, सब चल रहा था। तो उसका एक चमचा था, शंकरराव मोहिते पाटिल का, कुंभार नाम था उसका, वो उनके शुगर फैक्ट्री का डायरेक्टर वगैरह था। वो बीच में उठकर उसने आया, बस हो गया, हटाओ इसको। तो घोड़े को भगा दिया वो घोड़े वालों को। तो साला मैं पीछे बैठा था, मैं अशोक जैन करके रिपोर्टर दूसरा था, उसको बोला अरे इसको क्या हो गया साला, हमको देखने को तो मिलता। तो मोहिते मुड़कर मुझे बोले अरे लोग घोड़े को देखेंगे तो इसको कौन देखेगा, तो इसलिए इसने उसको भगाया। तो राहुल गांधी समझ रहे हो कि मैं इतना हाइड्रोजन बम बोल रहा है तो मोदी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। अरे वो तो ऊँट हाथियों को खेल रहा है, भौंकने वाले कुत्ते की तरफ मुड़ के क्यों देखेगा मोदी। तुम अपनी औकात समझ लो ना। तो राहुल की, यानी इन लोगों की वो खुद को कुछ समझ ले। आपको याद होगा, मैं अभी आया पार्लियामेंट में, राजनाथ सिंह ने मुझे नमस्कार किया, मोदी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो इसको वैलिडेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, मोदी ने उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके लिए वो रो रहा है, हर दिन रो रहा है कि इस पर मोदी क्यों नहीं बोल रहा है उसका, यानी उसको मोदी उसे बोलते हैं ना, वाल्मीकि जो बात है कि वो तो वालिया कोली था, वो भूल गया ना कि नारद ने बोला था राम राम बोलना, तो वो मरा बोलता रहा, फिर भी वो राम राम हो गया। तो वो ऐसा है। संकट ये है, उसको लगता ऐसा है कि अगर मोदी मुझे एक आध बार चर्चा के लिए बुला ले, 2-4 बार रिएक्ट कर दे मेरी बात पे, तो लोग मुझे गंभीरता से लेना शुरू कर दें। हाँ, वो बात लड़ाई है। तो समझे वो राहुल गांधी वैसा है कि साला मोदी क्यों नहीं पलट रहा है, तो वो बात होती थी। तो एक हमारे साथ, उसका नाम भूल गए, मोदी से मान्यता के लिए तड़प रहा है, बस तुम रिकॉग्नाइज करो मुझे। वो मोदी जो मुद्दे उठाते हैं ना, वो आम जनता के दिल के मुद्दे होते हैं। सही, वो किसी रिसर्च पेपर से नहीं आते ना। अब पिछले साल की बात है, वो अंकुर चौधरी करके नोएडा में रहते, वो आए थे, उनसे बात हुई थी, मेरा नंबर था उनके पास। तो उन्होंने बताया कि शौचालय से रेप केसेस आधे हो गए। घर में अगर शौचालय है तो अकेली महिला मिलती थी ना, अब वो नहीं मिल रही है। वो घात लगा के बैठने वाले बैठते हो गए, लेकिन नहीं मिलती है। तो आधे केस उसमें घट गए। तो ये सिर्फ सफाई का मामला नहीं है, ये मामला सिक्योरिटी का भी है। ये तो सर ने, ये तो एडिटर रहे होंगे, सिक्योरिटी का भी है। हाँ, जो बीमारियां लगती थी, बीमारियां 10 भी लाख नहीं, लोग ये मरते बहुत थे हर सारी साल, बात। 10 लाख लोगों की कमी हुई है। नहीं, लेकिन हम सफाई वगैरह देखते, लेकिन इसमें सिक्योरिटी हमको कहाँ मालूम थी, क्योंकि हम अलग जगह बैठे। बिल्कुल नहीं, यूपी में जो अखबारों की हेडिंग्स पता क्या होती थी ज्यादातर रेप्स केसेस में, हाँ। कि वो शाम को सोच के लिए निकले थे। हाँ। ये तो अखबारों में लगातार 50 खबरें होती थी। अभी भी जो अगर रेप की कोई खबर अभी भी आ रही है तो वो उसी तरह की आती है रेप और मर्डर। हाँ, गाँव में, क्योंकि मर्डर तो अब इसलिए क्योंकि पहचान से बहुत जबरदस्त। ये तो बहुत अंतर पड़ा ही है। पहले वो तो बता ही रहे थे कि
पूरे दिन तो सोच जब मुझे क्या लगता है 2016 में शायद मोदी जी लाल किले से बोले थे ना, वो शौचालय, हाँ। पहले शौचालय फिर देवालय, तो वो इनके दिमाग में कैसे आएगा ना, जेएनयू में पढ़ाया नहीं जाता। अब की बात है, ये शिवसेना की केस चल रही थी ना, तो हमारे मराठी में सब वो क्या बोलते हैं उनको, बापट करके उनको दिखाते थे, उल्लास बापट, संविधान के जानकार। मैंने बोला ये कभी कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, ये जानकार कैसे बन गया कानून का। तो वो एक लाइन लेकर बैठे थे, मैं दूसरी लाइन लेकर बैठा था। आखिर में मेरा ही सच निकला ना, तो मुझे उज्जवल निकम बोलता है साला तुमने पहले दिन से जो लाइन पकड़ कर रखी, तो बोला वो सच्ची लाइन थी ना। इनको शिवसेना क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, उसका तक पता नहीं। हाँ, बुक में जो लिखा है उस पर बोलते। अब ये केस जब बुक बनेगी तब वो इस केस के बारे में सही बोल सकते हैं। इसलिए मैंने उज्जवल निकम को उस वक्त बोल दिया, ये काम करो, आप जाते हो चैनल वालों पर, उनको बोलो शिवसेना पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है चुनाव आयोग के पास, वो जरा निकालो ढूंढकर, और उसमें पक्ष प्रमुख नाम का कोई पद है कि नहीं देखो। और दूसरे दिन मुझे फ़ोन आ गया, आप क्या पॉइंट निकाला है आपने, शिवसेना प्रमुख है, कार्याध्यक्ष है, लेकिन पक्ष प्रमुख नहीं। अगर ये पक्ष प्रमुख बनकर जो निर्णय लेता है वही असंवैधानिक है ना पार्टी के लिए। सही। और उसी पर आखिर में निर्णय आ गया। तो ये बात है। वो किसी ने चुटकुला सुनाया था ना एक, बोला मोदी कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर शौचालय क्यों बनवाई। हाँ, कल तो वो कल एक और भी तो आया था कि वो डॉक्टर क्या कह रहा है उससे, प्रेग्नेंट लेडी वो जो है कहते 6 महीने तक आपको राहुल के भाषण मत सुनवाना, बच्चे मानसिक उससे हो सकता है, मंदबुद्धि पैदा होती है। इसलिए ध्यान रखना। एक अरवली प्रवर्धक से बाकी अरवली फरीदाबाद में एक कमरे से 350 किलो RDX मिला आज, और 2 असाइल्ड राइफल और डॉक्टर मिला। मतलब जो ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा, वरना पहले क्राइम जो टेररिस्ट अटैक है वो एक नॉर्मल हो गए थे, न्यू नॉर्मल हो गए थे, कोई पूछ ही नहीं रहा, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। नहीं, मैं तो पूछ लेता हूँ। मुझे एक बाकी ये तो बड़ी बात करे, मैं छोटी बात पूछता हूँ कि भाई पिछले 4 साल में किसी चैनल पर, किसी अखबार में हुर्रियत नाम का शब्द छपा है, मुझे दिखाओ। अचानक हुर्रियत कहाँ गई? तो बार हुर्रियत। अरे जवानों पर हमारे पत्थर फेंक रहे थे बच्चे, मुझे दिखाओ एक सीन, पता चल जाता है ना क्या। अरे बदला है तो आपको देखने का नजर भी चाहिए ना आपके पास, आपके पास नजर ही नहीं है। धमाके पूरे देश में होते थे। हाँ, पूरे देश के कहीं होते हैं क्या? अरे पूरा विपक्ष, याद नहीं, सांसद वो हुर्रियत में मिला ही नहीं वो इनसे, मतलब उसके दरवाजे पे जाके खड़े हो गए ये लोग। अरे यार, हिंदुस्तान की सरकार, सांसद, कोई तो मायने होंगे। अब तो सीज हो गया ना उसका घर, अभी दोबारा वो भी कर दिया। वो क्या हुआ था कि बंद किया हुआ था उसका घर, हुर्रियत वाला ना, एक इकोसिस्टम वाला मुझे बोलता है सिंदूर हो गया तो मोदी ने क्या किया। मैंने बिल्कुल नहीं किया। इंदिरा गांधी तो बॉर्डर पर जाके लड़ती थी, जनरल वगैरह पीछे उनकी साड़ी संभालते थे, तो चुप हो गए एकदम। राहुल गांधी ने ये सब इकोसिस्टम वालों की बुरी हालत कर दी, वो इनको नंगा करके सामने रख देता है। हाँ, बार बार उसको बचाव करने का मतलब ही है। हाँ, सेना जैसा बयान तो मुझे तो लगता नहीं आज तक किसी देश में किसी लीडर्स के पास इतनी बड़ी वो रही होगी। वो ये समझ ही नहीं रहा कि वो सेना पे सवाल कर रहा है, जबकि सेना में तो कम से कम अलग रखा गया सब चीज़ों को। वो सेना में कह रहा है 10% वो। तो कल मैं बोलने वाला तो सब लड़कों बच्चियों को ऊपर बुलाया ना स्टेज पर, बोले इनका अभिवादन करो, इनमें एक भी राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी नहीं, ऐसे बोलने वाला एक भी नहीं है।
इसका मतलब इनमें एक भी राहुल गांधी नहीं है। हाँ, मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप में आप लीडर हो, आप उसको बचाने कह रहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो फिर आपके पास बयान क्या है, मतलब आपकी जिम्मेदारी क्या है फिर आंदोलन क्यों कर रहे हो? हाँ, मतलब उसी के लिए जिसको बचाने की जिम्मेदारी नहीं, उसका आंदोलन आपको करना है। इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया था केजरीवाल ने कि मुख्यमंत्री मैं हूँ, फाइल पे साइन कोई नहीं, डिपार्टमेंट मेरे पास कोई नहीं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि दोबारा वापस लौट सकता है केजरीवाल? नहीं नहीं नहीं। ये जनसुराज का क्या होने वाला है? काय नाही निकाल लागला की फुगा फुटेल त्याचा. नाही, त्याला काही सीट मिळणार का? 10-12 सीट, एक परिवर्तन और 10-12 सीट में फर्क होता है. समझो 10-12 सीट भी उसको मिल गई तो वो तो परिवर्तन की बात कर रहा था ना. नहीं, उसको सीट तो मुझे नहीं लगता 1-2 भी 2 सीट से नहीं, समझो 15 भी मिल गई तो फर्क क्या पड़ता है. कुछ नहीं है। वैसे तो कुछ 24-30 सीटें पासवान के पास थी ना 2005 में. 29 सीटें. हाँ, क्या हो गया, नेक्स्ट में वाइप आउट हो गया. हाँ, नेक्स्ट में कहने लगा कि हमको मुस्लिम चाहिए मुख्यमंत्री, इसलिए सरकार ही नहीं बनने दे रहा था वो. हाँ, देखो औकात से ज़्यादा एम्बिशन नहीं होनी चाहिए. हाँ, मैं जब ये सब मेरे साथ थे, एक समझ में बात आ गई, साला सरासर झूठ बोलना पड़ता है, ये तो अपने से होने वाला नहीं. तो मैं जर्नलिस्ट हो गया, मैं पॉलिटिशियन नहीं बना. मैं तो बोल सकता, भाषण अच्छे देने वाला था, आंदोलन खड़ा करने वाला था. ये सब मुंबई की सब लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उनको मोर्चा निकालने तो भाऊ चाहिए. क्यों? क्योंकि मेरे पास जो 10-12 मुझे पंटर थे, हर कॉलेज में भेजता था. आराम से 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते थे दूसरे दिन. एक बार तो ये हुआ 71 में जब फोकर फ्रेंडशिप वो हमारा हवाई जहाज चुराया गया था पाकिस्तान, जो ले गए थे वहाँ. तो हमने तय कि एक शाम को कॉलेज में ऊपर ग्राउंड पर बैठा था, बोले साले पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पर मोर्चा लेकर जाएंगे, कल निकालेंगे. अब कॉन्सुलेट कहाँ है इसका पता किसको मालूम. तो दूसरे दिन चर्चगेट और वीटी स्टेशन पर बच्चे पहुँच गए, तो एक ने ढूंढ निकाला था, वो तो उधर है बीच कैंडी में. फिर सबको बोला कि चलो अब चर्चगेट इकट्ठा हो जाओ, चर्चगेट से महालक्ष्मी स्टेशन उतरते और चल कर जाएंगे. तो 2-3 हज़ार में कुछ 12 घंटे में इकट्ठा करता था. लेकिन जब ये समझ गए नहीं, ये तो अपने से होने वाला नहीं, सरासर झूठ बोलो, वो नहीं होने, तो हमने चलो पॉलिटिशियन नहीं बनना है. ओंकार सर, एक बहुत बड़ा फैसला आ गया. मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ. आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि अब यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम नियमित होगा और जरूरी गायन किया गया. ये हमने कर दिया और ये हर एक उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थान और स्कूल में अनिवार्य कर देंगे. ये नए जिन्ना बनाने की साजिश का हिस्सा है. हमें जो ये लोग जो जाति मजहब कर रहे हैं, हमें सुनिश्चित करना होगा कोई जिन्ना ना उभरे और विभाजनकारी इरादे को जड़ से जमने से पहले उड़ाना होगा. आपको क्या लग रहा है, ये नया खेल अब क्या इसको देख रहे हैं आप? वो सामने वाले को बिजी रखना है ना. चलो इस पर आंदोलन शुरू करो. बिजी रखना है. इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो है वो ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर रहे जिन्होंने अलग अलग तहसील स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर अपने नायब तहसीलदारों को एसडीएम को लगा करके सारे मदरसों की लिस्ट बनवाई थी. उन मदरसों में कितने मान्यता प्राप्त हैं ये जानकारी निकलवाई थी. इसके अलावा उनमें पढ़ाने वाले, तालीम देने वाले परमानेंट कितने हैं और ऐसे ही कितने हैं, ये जानकारी निकलवाई थी कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है. ये सारे आंकड़े इस समय योगी आदित्यनाथ के पास हैं. और कितने बिल बिलाए थे सारे के सारे जब बंद हुए, टूटे वहाँ जम करके जो है. और नेपाल की सीमा पर कई जिलों में बुलडोजर चले थे, महीनों तक चले हैं और वो सब तुड़वाए गए हैं. तो जो एक होता है शासक, एक होता है इच्छा शक्ति के साथ और एक ठोस दिशा और उसके अपने मंतव्य के साथ
चीज़ों को साफ करना, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में किया है। बिल्कुल एकदम साफ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको मदरसे नहीं चाहिए, हमको इंस्टीट्यूट चाहिए, शिक्षण संस्थान चाहिए। और आप ये बताओ, वो मुस्लिम कम्युनिटी से पूछते हैं, आप हमें ये बताओ, आप अपने बच्चे को मुल्ला मौलवी बनवाना चाहते हो या इंजीनियर बनाना चाहते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पारंगत बनाना चाहते हो, वकील बनाना चाहते हो, शिक्षाविद बनाना चाहते हो, तुम्हारे घर में 2 रोटी का जुगाड़ हो, इसकी व्यवस्था करना चाहते हो, या कट्टरता फैलाने के लिए मस्जिद में बांग देने वाले आपको चाहिए? तो बड़ा सीधा सा, एक मदरसे पर बुलडोज़र उन्होंने चलवाया था, तो ये जो यहाँ आरफा खानम और तमाम दूसरे लोग ये बड़े चिल्ला रहे थे। एक एंकर थी, उसने हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछा कि आपने मदरसे में बुलडोज़र तो चलवा दिया, लेकिन क्या इसकी व्यवस्था की कि जो वहाँ तालीम ले रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको आप क्या? उन्होंने कहा कि बुलडोज़र चलने से पहले पता कर लीजिए उन सब का एनरोलमेंट जो है वो दूसरे एजुकेशन सेंटर पे, शिक्षण संस्थान में हो चुका था और वो वहाँ जाना शुरू कर चुके थे। तो बोला, हम अंधे होकर के बुलडोज़र नहीं चलवा रहे हैं, पहले उनकी व्यवस्था की है, जो बच्चे पढ़ रहे थे दूसरी जगह उनका प्रवेश हो गया। तो योगी आदित्यनाथ ने अगर ये फैसला लिया है, तो मैं अगेन ये कहूँगा कि जो एक्चुअल में हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, जो हमारी मूल पहचान है संस्कृति की, तो हम उन जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। और सब इस बात को अब जानते हैं और मानते हैं। स्वाति जी से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि जो नातिन है उसका जहां हम एडमिशन कराना चाहते थे वहां तो नहीं हो पाया, लेकिन अब संडे को एक ऐसी जगह लेकर के जाते हैं जहां पर जो हमारी रीतियां नीतियां, हमारी संस्कृति, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ताकि जो हमारी मूल पहचान है उसको पता रहे, बच्चे को पता रहे। एक और सुंदर बात भाऊ ने कही कि देखो, ये जो एक फैशन बन गया है ना घरों में भी, कि बच्चों से अंग्रेजी में बात करना या जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें बातें करना, हम क्यों ना अपनी बच्ची से या तो मराठी में बात करें या हिंदी में बात करें, जो हमारी पहचान है, जो हमारी जड़ों को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं। तो कितनी सुंदर बातें हैं। तो योगी आदित्यनाथ का अगर ये फैसला है, तो मैं तो कहूँगा कि उनको सैल्यूट किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा भाऊ कि जो है शफीकुर रहमान बर्क सांसद था, है ना, जब वंदे मातरम गाने लगे तो उठ के बाद में जब वो वापस चला गया और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मुझे तो बाथरूम लग गया था। आपको लगता है ये आसानी से कर लेंगे, ये क्रिएट कर देंगे? हालांकि अब तो यूपी में जो भी कर रहे हो वो आसानी से ही हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि गहरा होगा, या आपको क्या दिख रहा है? नहीं, देखो, संघर्ष होता है ना, तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच्चाई सुन सकते हैं, देख सकते हैं और सामने आ जाती है। वो एकेडमिक नहीं रहती, आम जनता के लिए हो जाती है। अगर संघर्ष नहीं होगा और ये किसी बड़े हॉल में आकर बड़ा सम्मेलन हो जाता है और वही की वही बात दफनाई जाती है, ये जब रास्ते पर आ जाता है ना तो घर घर में पहुंच जाता है। 100 में से कम 50 लोगों के घर में पहुंच गया, तो वो भी विचार करना शुरू करते, ना कि रटी रटाई बातें और रटे रटाए सवाल और रटे रटाए जवाब। इससे निकलकर लोग सच्चाई तक और वस्तुस्थिति तक पहुंच जाना शुरू कर देते हैं। और इसलिए ये जो किया है वो जानबूझकर किया है कि इस पर बवाल हो। ये देखो, अब इसलिए मैं बार बार वो और किस प्रदेश से शुरू किया है, हाँ, जहाँ योगी आदित्यनाथ डंडा लेके बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो मोदी जी तो उसकी टोपी वापस कर रहे थे। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, उनको पता था, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा वो इम्पैक्ट पर उनका ध्यान था, ना कैमरे पर था। तो जब ये बातें हो जाती है ना तो मंथन ज़्यादा होता है, और मंथन बुद्धिजीवियों में नहीं होना चाहिए। जो वोटर होता है एक्चुअली वोटिंग के लिए जाता है, बस टीवी चैनल पर बैठकर बातें करेगा और वोटिंग के दिन कहीं बड़ी लंबी छुट्टी करके बाहर निकल जाएगा। ऐसे लोगों के लिए मंथन नहीं होना चाहिए, मंतव्य भी नहीं होना।
और इसी लाइन पर अगर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग वैसे बात कर चुके हम तीन। हाँ, कुछ आप मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तथाकथित इकोसिस्टम है ना, जी, इसको हर चौथे छठे दिन 10वें दिन एक जोरदार झटका देते रहना चाहिए। तो ये तो बड़ा झटका। हाँ, वो हिलते रहते हैं। ये तो बड़ा झटका है। हाँ, क्योंकि- उनको सोचने का मौका ही मत दो। और 150 साल पूरे हो गए, मुझे लगता है कहीं ये तो पहले से तैयारी होगी कि आपको लगता नहीं भाऊ कि 150 साल पे करेंगे हैं? जब वो खोया हुआ स्टेंजा भी ले आए उसका कि जो हटा दिया था सरकार ने। अच्छा, वैसे ही अनौपचारिक बातचीत में मुझे कई बार ये होता है कि अगर पार्टी कोई सोचेगी अगली उसके बारे में, तो आपने देखा होगा भाऊ, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, और हम और ओंकार सर तो इस पे बात भी कर चुके हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा ये होती है कि ये योगी को हटाना चाहते हैं, ये योगी को हटाना चाहते हैं। आपको लगता है कोई उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही होगी पार्टी के अंदर, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, वो तो देखो हर घर में होती है, तो पार्टी में क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बना बनाया खेल है वो बिगाड़ देंगे। ये मैं बोलता हूँ हमेशा कि बीजेपी कांग्रेस बनती जा रही है, उसका मतलब क्या है? अगर 50 साल कांग्रेस इस देश में सत्ता में रही तो उसका एक कारण ये है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे की टांग खींचने पर तुले होते थे, लेकिन एक ध्यान रखते थे कि सत्ता हमसे, हमारे पार्टी के हाथ से नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आज ये बैठा है, 2 साल में उसको हटाकर मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे बैठने के लिए कुर्सी तो होनी चाहिए। अगर कुर्सी ही पार्टी की नहीं रही तो मैं अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री कैसे बन सकता हूँ? ये जो गठबंधन वगैरह हो गए, छोटे छोटे टुकड़े पार्टियों के हो गए, तो एक पार्टी को ख़त्म करके मैं अपनी पार्टी बनाना चाहता हूँ। बीजेपी में वो नहीं, बीजेपी में बोलता है कि जिसकी ताकत ज़्यादा रहेगी वो पार्टी कब्जा करेगा। अब जब पार्टी कब्जा होती है, वो प्राइम मिनिस्टर बने बाद चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो बनना है। ये इब्न खालदून की थियरी है। इब्न खालदून नाम का जो इतिहासकार 14वीं शताब्दी में हुआ, इस्लामिक, तो बोलता है कि अरब घराने, जो राजघराने होते थे, वो लंबी समय तक इसलिए चले कि बाप ने अपॉइंट किया है या सबसे बड़ा भाई है, वो अगर नकारा है, नाकरता है, तो उसको नहीं, जो तगड़ा है वो उसको उठाकर बाहर फेंक देता था। वो खुद कब्जा करता था, क्योंकि अगर वो पार्टी कब्जा कर सकता है वो सत्ता चला सकता है। ये उसकी थियरी है। तो ये अब बीजेपी में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे एम्बिशियस लोग हैं, लेकिन खेल बिगाड़ना नहीं चाहते। तो आप अलग थियरी से देखोगे तो आपको लगेगा इनके अंदरूनी झगड़े हैं, तो अंदरूनी झगड़े तो घर में भी रहते। इसलिए हर दिन हम सोचते कि 2-3 हज़ार क्या बोलते डाइवोर्स हो रहे, नहीं हो रहे। हमारे बच्चे, उनके लिए माँ बाप चाहिए, तो एक दूसरे की बनती नहीं, फिर भी इकट्ठा रहते, दिखाने के लिए इकट्ठा रहते, कोई बात नहीं, लेकिन परिवार चलता रहता है, क्योंकि आपका बेस परिवार है, आपका कल्चर परिवार का है। तो वैसे ही ये पार्टी जो बीजेपी चल रही है, वो परिवार की आधार पर चल रही है। उसमें खून के रिश्ते नहीं है, लेकिन विचारों के रिश्ते हैं। और मेरे विचार जो है, मेरी विचारधारा है, उसके हाथ से सत्ता नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सत्ता एक विचारधारा से चलनी चाहिए, इस पर हर एक निर्भर है। तो इसलिए ये ठीक है बोलना, और ये जो खबरें जिनको चलानी है वो चलाते रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए आप अगर देखें तो आज 14-15 बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है, फटाफट से 15 नाम बता दो, अरे 10 नाम नहीं बता पाओगे, लेकिन पार्टी की सत्ता कायम है। शिवराज सिंह को उठाकर जीतने के बाद उठाकर हटाना, बहुत बड़ी बात, इतनी बड़ी तो हुकूमत के बाद उसको आप जिस ढंग से देखो, वो ठीक है झगड़ा लगाने के लिए, अरे उसने तो मेहनत की थी, एकनाथ ने तो मेहनत की थी, अरे लेकिन वो तो 105 लेके भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र बना था ना। हाँ, तो आज वो रहे, कल वो रहे, मैंने दोनों से बात की इस विषय पर, तो दोनों ने बोला है ठीक है, आप ही तो बोलते हो और आप हमको सवाल पूछ रहे हो कि कुत्तों के सामने हड्डियाँ डालनी पड़ती है। तो एकनाथ और देवेंद्र के बीच में जो कुछ चल रहा है, वो उसमें इनके सामने डालने वाली हड्डियाँ ज़्यादा है, ये भी समझ लो।
अच्छा 77 के बाद इन्होंने ओंकार सर 77 के बाद मुझे लगता है ये तो एक चेंज हुआ है। अगर हम लोग देखें कांग्रेस के खिलाफ कि ये बात पहले नहीं होती थी। पहले वो कहते थे हमको इसको निपटाना है चाहे पार्टी रहे या न रहे। मुझे लगता है कि एक नया चेंज बीजेपी ने थोड़ा सा, चाहे 98 में सबक लिया हो या जिसके बाद धीरे धीरे सबक लिया है, तो आपको लगता है कि अब ये हम लोग जो पार्टी का बहुत सारे एजेंडे तो आपने देखा ही होगा, सारे रोज चैनल वाले तो वो जो एक खास लाइन है वो तो यही सुबह से शाम तक बताती रहती है। और ये बात जो उन्होंने कही है कि भाई हम लोग ये तो है, झगड़ा तो होगा, वो एक कॉम्पिटिटिवनेस है, वो वॉर नहीं है, वो उस तरह की चीज़ नहीं है कि तो ये एक सबक है 77 के बाद का, या बीजेपी बिल्कुल अपनी अलग लाइन से पहले से ही तय करके इसको? नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। एक है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दूसरी बात ये है कि जो घटनाएं होती हैं वो हमें बहुत बड़ी सीख दे करके जाती हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर 99 में जो घटना हुई थी, 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी जी। उस समय अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह होते अटल और अडवाणी की जगह, तो सरकार गिरती क्या? किसी की मत में नहीं, किसी को यकीन नहीं है। तो वो सरकार गिरी क्योंकि अटल जी ने जो भाषण दिया था पार्लियामेंट में, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि हमारे पास भी वो ऑप्शन थे जो पीवी नरसिम्हा राव के पास थे, एक अल्पमत सरकार को चलाना, मैनेज करना और ये सब करना, पर हम ऐसे सांसदों को, ऐसे प्रलोभनों को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। ये शब्द थे उनके, ठीक है। उसके बाद आप याद करिए, जब कर्नाटक में मैंडेट आया तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट थी। 113 बहुमत के लिए चाहिए था, 108 इनकी आई थी। इसके बावजूद ये लोग सरकार नहीं बना पाए। इससे पिछले वाली में ना मैं हाँ, उसको हाँ, कवर कर रहा था। हाँ, जेडीयू का चीफ मिनिस्टर, जेडीएस का। तो ये कांग्रेस वाले जो हैं ये भाग दौड़ करके तुरंत बेंगलोर पहुंच गए और जाकर के इन्होंने देवगौड़ा और कुमार स्वामी को ऑफर दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारी 37 सीटें आई हैं, 80 हमारी हैं, तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ और हम बस सलाहकार की भूमिका में रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बीजेपी का रास्ता रोका। नंबर 2, दूसरी घटना महाराष्ट्र में हुई, जहाँ से भाऊ आते हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट थी और उद्धव ठाकरे की 56 सीटें आई थी, संयुक्त शिवसेना की 56 सीटें आई थी। 2 पार्टियों को वहाँ के मतदाताओं ने रिजेक्ट किया था। 44 सीटें कांग्रेस की थी और 54 सीटें शरद पवार की थी। उनको कहा था कि आप विपक्ष में बैठिए, लेकिन और ये बात खुद शरद पवार ने हमको मैंडेट मिला है अपोजिशन में बैठने के लिए। हाँ, शरद पवार 4 बार बोले। हाँ। तो वहाँ पे इन्होंने क्या काम किया, शरद पवार मीडिया में कुछ बोल रहा था, पर्दे के पीछे कुछ और खेल कर रहा था। वो 10 जनपद और मातोश्री के बीच में पुल बनाने का काम कर रहा था और उद्धव ठाकरे को सब्ज-बाग दिखाए गए, संजय राउत से बयानबाजियां करवाई गई, पूरा रायता फैला दिया गया। जब देखा केंद्र ने कि सरकार नहीं बन रही है तो वहाँ कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। वहाँ पे वो एक सी याद होगा घटना, एक छोटी सी घटी थी जब अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह राजभवन में जाकर के ओथ ली थी, लेकिन वो एक्चुअल में शरद पवार तैयार थे उसके लिए, शरद पवार से सहमति हुई थी। लेकिन बाद में जब बवाल मचार ये इकोसिस्टम ने ये सब कहना शुरू किया, शरद पवार बैक कर गए और अजित पवार को तनहा छोड़ दिया, तो वो सरकार गिरनी थी, गिर गई, ठीक है। लेकिन ये घटना भी बीजेपी नेतृत्व को एक शिक्षा दे करके गई, एक सीख दे करके गई। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि 77 वाली और अब आज की बीजेपी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको कुछ सीख दे करके जाती हैं और उसके बाद फिर आपको जिसको कहते हैं ना कि प्रोएक्टिव कुछ स्टेप लेने होते हैं। तो आज की तारीख में वो डिच करके दिखा दे जरा किसी राज्य में। उसके बाद कांग्रेस को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। मध्य मध्य प्रदेश में। हाँ,
हाँ, मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार कमलनाथ के नेतृत्व वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 एमएलए छोड़ करके आए, सरकार गिर गई, शिवराज चौहान फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। इसके अलावा जो यूथ था राहुल गांधी के साथ लगा हुआ था, एक एक करके वो सारा बीजेपी में चला गया, या सुष्मिता देव उधर टीएमसी में चली गई, कीर्ति आजाद टीएमसी में चला गया। तो कांग्रेस जो जिस हालत में है ना, अपने कर्मों की वजह से, अपनी साजिशों की वजह से है। और चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इन चीज़ों से सीखते हैं और उसके बाद फिर मौका नहीं देते हैं संभलने नहीं, का। वो सीखते का मतलब भी आप समझो। जी। एक बात मैंने ऑब्जर्व की है कि ये बड़ी अच्छी संख्या में जीत गए, तो भी मंथन करते कि चला इतना क्यों जीत गए। अच्छा। ऐसा नहीं, अरे हमारी लहर थी, हमने तो बहुत बड़ी बाजी मारी है, वैसा नहीं है। वो उसका भी स्टडी करते कि पर्टिकुलर सीट हमारी नहीं थी, फिर भी हमने क्यों जीत लिए। और दूसरी तरह है कि भाई गलती से सारा लॉटरी लगी, ऐसी एक सीट मिल गई है, तो कांग्रेस वाले समझते वो तो हमारी पॉपुलैरिटी है। ये फर्क है दोनों में। यानी हारने के बाद भी मंथन होता है, जितना ज़्यादा अच्छा जीता है फिर भी मंथन होता है। तो इसको बोलते हैं ना, रेगुलरली आप मेडिकल चेकअप करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का हाँ, चलता रहता है। बीजेपी के पास वो रेगुलर मंथन होते रहता है कि हमने क्यों जीता है, क्यों गवाया है, या क्यों गवा सकते हैं। ये जो अभी जो बोल रहे थे, तो मैं तो मानता हूँ कि बीजेपी यानी ओरिजिनल जो जनसंघ था, हाँ, वो 77 में जनता पार्टी में मर्ज हो गया। हाँ, वही हुआ। तो जब आरएसएस के लोग नहीं चाहिए, ये भूमिका लेकर राजनारायण वगैरह सोशलिस्ट बैठ गए हाँ, और ड्यूअल मेंबरशिप का मामला उठा ट्वेल्व का आया था, 12। कि या तो जनता पार्टी में रहो या तो आरएसएस में रहो। तो ये बाहर निकले, उसका कारण वो था कि हमको आरएसएस में रहना है और आरएसएस में रहना कोई गुनाह नहीं है। तो उसके बाद बीजेपी बनी अलग होकर, 80 का चुनाव हो गया, इंदिरा जी वापस आ गई, उसके बाद जनता पार्टी बीजेपी बनी। यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में महाराष्ट्र की विधानसभा पहली बार बीजेपी लड़ी। तो लोकसभा हो चुकी थी 84 में, बीजेपी करके पहली बार लड़ी है। तो हाँ, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में, हाँ, वो 80 पूरे देश में भी लोकसभा 84 में पहली बार लड़ी। हाँ, 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 क्योंकि 80 में तो बना ही तो था। हाँ, तो उसके बाद बहुत बड़ा मंथन हुआ। मुझे मालूम है संघ के बड़े और जनसंघ में भी थे वसंतराव भागवत, हाँ, उन्होंने तय किया कि ये केडर बेस जो है वो रहेगा, लेकिन केडर के हाथ में विचारधारा रहेगी, लीडरशिप रहेगी, क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग रहेगा, लेकिन पार्टी मास बेस होनी चाहिए। और जब पार्टी मास बेस हो गई तो बाकी दूसरे जो जगह से लोग लाना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहता है। जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, हाँ, तो देवेंद्र ने क्या घोषित किया था कि ठीक है भाई, मैं तो सरकार में नहीं रहूँगा। उसको कान पकड़कर अंदर बिठा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग होता है, और डिसीजन मेकिंग में तुमको रहना पड़ेगा। तुम्हारा पद कौन सा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट भी बीजेपी की जैसी चलनी चाहिए, भले चीफ मिनिस्टर बीजेपी का नहीं रहेगा। हाँ, तो आप समझे क्या हो रहा था। तो सीख वहाँ से ली जाती है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हर बात में बीजेपी ने सीख ली है और सीख लेने की कोशिश करते रहते। और इसलिए मैंने कहा ना कि हार जाए जीत जाए, कोई कुछ भी हो, उसका स्टडी होता है। हरियाणा जीत गए तो हरियाणा में क्यों जीत गए, उस पर भी उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसके आगे चलकर महाराष्ट्र में किया। और दूसरी बात ये होती है कि एक बात और बाकी पार्टियों को समझ में नहीं आता कि जनसंघ हो या बीजेपी हो, आरएसएस ने एक सीमा रेखा बनाई है, लक्ष्मण रेखा बनाई है कि पॉलिटिक्स बीजेपी में रहेगी, आरएसएस में नहीं रहेगी। और जो आरएसएस में है वो बीजेपी में जाकर कुछ भी कर सकता है।
हाँ। लेकिन कोई बीजेपी वाला आरएसएस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, ये बहुत वो जो बीज है, अब देखो इसका फर्क मैं समझाता हूँ आपको। कांग्रेस और बीजेपी में जो फर्क है, या लेफ्ट मूवमेंट हो जो कुछ है उसमें और बीजेपी के पॉलिटिक्स में फर्क क्या है? फर्क ये है कि आरएसएस एक आंदोलन है, संगठन है और आंदोलन है। हाँ, तो ये लोग जरूरत होगी तब बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन वरना वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, हमसे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, कांग्रेस में क्या हो गया, सत्ता जब आई आज़ादी के बाद तो आंदोलन खत्म हो गया। तो आंदोलन किसी भी विचारधारा के लिए बीज का काम करती है। इन्होंने बीज ही खत्म कर दिया। आज मुझे बोलिए, आप जो जिनके सामने उंगली दिखाते हो उसमें ओरिजिनल कांग्रेस वाला कौन है, जो कांग्रेस की विचारधारा लेकर पॉलिटिक्स में या पब्लिक लाइफ में आया? कोई नहीं मिलेगा आपको। चिदम्बरम कहीं से उठा कर लाया है, या और कोई कहीं से उठा कर लाया है, जयराम रमेश कोई टेक्नोक्रेट है, कोई यूनिवर्सिटी का लीडर है, उसमें ओरिजिनल कौन है? लेकिन आरएसएस के आप देखोगे तो ओरिजिनल है। फिर वो अमित शाह होगा, गडकरी होगा, नरेंद्र मोदी होगा, वो अश्विनी वैष्णव को लाए, वो काम में लगाए। यानी कि सोच देखो, इसको ओरिजिनल इंडियन सोच बोलता हूँ मैं। तो हाँ, तो इसलिए झगड़े होते होंगे, लेकिन झगड़े किस में है? देखो, हेमंत बिश्वा शर्मा और कोई आरएसएस वाला, इसमें झगड़ा नहीं है। हेमंत तो जब तक इनके मोल्ड में परफेक्ट नहीं था तब तक उसको 5 साल मिनिस्टर रखा था। उसने दिखा दिया कि मैं तो आरएसएस से एक कदम आगे हूँ, चलो ये मोल्ड में पक्का हो गया। योगी जी आरएसएस से उपज नहीं है, लेकिन वो आरएसएस को लेकर आगे चल रहे। आरएसएस को जो चाहिए वो उनसे भी बढ़कर चढ़कर कर रहे हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग है, और मुझे और एक बात याद आती है, डिसीजन मेकिंग का मामला कैसे होता है समझ लो। ये बुद्धिजीवी जो होते हैं ना, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए पॉलिटिक्स, उनके समझ में ये बात नहीं आती क्योंकि किताबों में नहीं होते। जब 80s में एक मिनट था, जाती झालं तो 1980s में अमेरिका का प्रेसिडेंशियल चुनाव होने वाला था, तो रोनाल्ड रीगन उसमें उतरे थे। तो वहाँ की एक परंपरा रही है कि जो फाइनल कैंडिडेट होते हैं डेमोक्रेट या रिपब्लिकन के, तो उनके साथ पॉलिटिकल या बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, उनका एक इंटरेक्शन होता है, ये अलग अलग सवाल पूछते। तो ऐसा ही था, वो बड़ा एक प्रोफेसर, उन्होंने रोनाल्ड रीगन को पूछा था, तो उस वक्त सोवियत यूनियन था। तो बोला आपकी सोवियत पॉलिसी क्या है? तो रेगन तो आपको मालूम है फिल्म में काम किया हुआ ऐसा था वेस्टर्नर। तो बोला मेरी पॉलिसी बिल्कुल सिंपल है, आई हैव टू विन दे हैव टू लूज, मुझे जीतना है उनको हारना है। तो बोले ये तो स्लोगन हो गई ना, पॉलिसी क्या है? बोलो पॉलिसी आपका हेडेक है। आप जैसे प्रोफेसर से वो 10 पॉलिसियाँ तैयार करेंगे, मैं उससे चुनूंगा, क्योंकि आई विल बी अ डिसीजन मेकर, मैं डिसीजन लेने वाला रहूँगा, ना कि उस पर माथापच्ची करूँगा। तो ये फर्क होता है। आज आप देखेंगे तो बीजेपी की विचारधारा जो है वो आरएसएस से निकली है, और जहाँ डिसीजन मेकिंग होता है वहाँ ओरिजिनल आरएसएस वाला आपको दिखाई देगा। और इसलिए पार्टी विचारधारा के आधार पर चल रही है। वो पार्टी विथ डिफरेंस करके जो बोलते हैं ना, उनको ये पता नहीं है, तो वो बात अलग होती है। इसलिए जिस ढंग से पार्टी चला नहीं वो चल रही है। वो आपको अब चुनाव हरियाणा के बाद महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, तो आरएसएस क्या कर रहे हैं इनको पता तक नहीं है, जो कवर कर रहे हैं। वो अपने अपने काम करते रहते हैं,
और जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको भी मालूम नहीं मेरे लिए आरएसएस क्या काम कर रहे हैं। तो अगर उस पर चर्चा नहीं होगी तो आपका आकलन क्या होगा, और आकलन गलत होगा तो अपने आप ऊपर सब आपके अंदाज है वो गलत निकलते हैं। सबसे ज्यादा गाली तो ओंकार सर ये उन्हीं को दे रहे हैं आजकल। आप देखे होंगे आरएसएस, हर बात में आरएसएस जो मेन एजेंडा, पानी की बाटली कहता है कि विचारात्मक लड़ाई हम आरएसएस से लड़ रहे हैं, उनको ये लगता है। तो फिर ऐसा क्या है, गलत मतलब पकड़ क्यों नहीं पाता हुआ? नहीं, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो उनको आरएसएस की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। 100 साल हो गए हैं आरएसएस को बने हुए। 100 साल तक कोई संगठन ना केवल जीवित रहे बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। देखिए आरएसएस की भूमिका क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। इंसान बनाना, मानव का विकास करना, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारी मूल संस्कृति है, राष्ट्रीय चरित्र, जो राष्ट्रीय चरित्र है, उसका निर्माण करना। जो हमारी जड़ें हैं उनको मजबूत करना। ठीक है, तो ये जो भूमिका है ये इससे डरे हुए हैं, क्योंकि जब ये आपके अंग्रेज आए थे, अंग्रेज़ों से पहले भी जब मुग़ल थे, और ये जो बहुत लंबा सदियों का मैं कहूँगा कि एक दौर चला है गुलामी का। ठीक है, विदेशी आक्रांता, यहाँ ये सारी चीज़ें हमारी जो पहचान के, हमारी जो आस्था के केंद्र थे, उनको ध्वस्त किया गया। उनकी दीवारों पर मस्जिदें खड़ी की गई अपमानित करते रहने के लिए, और ये याद रहे कि हमने तुम्हारे आस्था केंद्र जो हैं वो तोड़े हैं और उन पर अपने बनाए हैं। एक बड़ी साजिश थी कि दबा के रखो इनको, ख़त्म कर दो इनको। ठीक है, तो ख़त्म तो हुए नहीं। तो मेन बात ये है एक्चुअल में कि कांग्रेस डरी रहती है आरएसएस की ताकत से, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रही है, राष्ट्र निर्माण का काम कर रही है। राहुल गांधी तो राष्ट्र ही नहीं मानते इसको, भारत को राष्ट्र ही नहीं मानते वो तो वो उसी से वो लिंक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जो अभी भाऊ ने इशारा किया, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, और बिहार के बाद आप देख लीजिएगा बंगाल। ठीक है, ये सारी जगहों पर आरएसएस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। इन्होंने आरएसएस की तर्ज पर एक कांग्रेस सेवा दल संगठन बनाया था, लेकिन उसका क्या हुआ? मतलब जैसे मैं कहूँगा कि आरएसएस के अनुसांगिक संगठन बहुत सारे हैं, लगभग 100 कहते हैं, 100। राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी है। क्या सेवा दल के साथ भी ऐसा ही है? सेवा दल के साथ ऐसा नहीं है। हरीश रावत के बाद तो कोई जानता ही नहीं। हरीश रावत टोपी पहन के दिखता था। हाँ, याद है वो सुरक्षा वाले बात छपता था। हाँ, हरीश रावत दिखता था। तो ये लोग नकल करना चाहते थे, लेकिन अकल के साथ नहीं, और आरएसएस को इन्होंने शायद जानने की कोशिश नहीं की। तीसरी बात ये है कि आरएसएस पर अटैक करके इनको ऐसा लगता है, ऐसा ये मानते हैं कि जितना आरएसएस को गाली देंगे, जितना मोदी को गाली देंगे, जितना बीजेपी को गाली देंगे, इनका जो वोट बैंक है वो यूनाइट होगा इनके साथ। यानी मुस्लिमों को अच्छा लगेगा आरएसएस को गाली देना या मोदी को क्रिटिसाइज़ करना। तो ये 2-3 कारण मेरी समझ में आते हैं कि आरएसएस को ये लगातार हिट करते हैं। हम लोग बहुत लंबी बातचीत चूँकि कर रहे हैं इस यात्रा में और इसको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो आखिरी सवाल मुझे लगता है भाऊ, जहाँ मुझे आरएसएस के लोग जो टीवी चैनल्स पर आए, हमने देखा, मतलब हम लोग एक पत्रकार के तौर पर ठीक है, अलग हम लोगों के अलग हो सकते हैं क्योंकि हम किसी टीवी बन रहे, हमको जो दिख रहा वो बता रहे थे, लेकिन मैंने देखा वो बड़े डिफेंसिव हमेशा इसी बात पे लगे रहे। जबकि अगर आरएसएस ये कहता है कि मुझे देश अखंड करना है, भाई भारत अखंड का मेरा सपना है, तो इसमें कोई वो तो हो नहीं सकता कि भाई हम इसको ये कह दें कि कोई बहुत गलत चीज़ है या बहुत चीज़ है। लेकिन आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स हो या तमाम चीज़ें, वो बड़े मतलब
बैक फुट पे नजर आती रही। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि आप देश की बात कर रहे हो, अब मान लो हिंदू की भी बात कर रहे हो, तो 1947 के बंटवारे में हमने तो तय नहीं किया कौन हिंदू होगा कौन देश मुस्लिम होगा, वो तो उसी से तैयार किया। इसके बावजूद बैक फुट पे ये क्या कारण रहा? ट्रेनिंग की वजह से या एकदम नए मीडिया के सामने वो उसके लिए तैयार नहीं थे? ज़्यादातर अगर आपने देखा होगा, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आपका इससे अलग हो, लेकिन ये एक आखिरी सवाल के तौर पर आपसे। एक बात होती है कि आरएसएस का काम का तरीका पहले समझना चाहिए जी। उनका मानना है कि पत्थर पर सर पटकूंगा तो पत्थर तो टूटने वाला है नहीं, सर टूटेगा। तो उसकी बजाय अगर एक जड़ होती है एक पेड़ की छोटी सी, वो पत्थर पर चलती रहती, पत्थर से संघर्ष नहीं करती, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अपनी इतनी पैर जमा लेती है को पत्थर को फाड़ कर अंदर निकल जाती है फट जाता है और पत्थर को ही अपना आधार बनाती है। तो आरएसएस की सोच वैसी है। सॉफ्ट पावर ये शब्द का इस्तेमाल सारे लोग करते हैं, लेकिन समझते नहीं सॉफ्ट पावर क्या है। तो आरएसएस उस ढंग से काम करती है कि आज ये गाली दे रहा है, कल हमको ज्वाइन करेगा, इस पर उनका भरोसा है कि आज पत्थर मुझे हार्ड लग रहा है, लेकिन कल वही आधार बनेगा तो पेड़ बनकर आसमान की तरफ मैं जा सकता हूँ। तो जो जड़ काम करती है उस ढंग से आरएसएस काम करती है, इसलिए 100 साल निकल गए। उसके बाद उनका प्रधानमंत्री जाकर वहाँ बैठा है। ये 100 साल पहले सोचने की बात नहीं थी ना। 1925 में अगर हम देखें तो जब हेडगेवार जी ने जो छोड़कर केशव हेडगेवार ने अलग होकर अपना एक संगठन बनाना चाहा कि जब कांग्रेस एज अ पॉलिसी मुस्लिमों को तुल दे रही है तो हमको अलग होना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रीय धारा से अलग नहीं होंगे। तो वो आंदोलन में कांग्रेस के शामिल होते थे, लेकिन अपना संगठन अलग खड़ा कर रहे थे। तो कांग्रेस के उस वक्त कांग्रेस से पंगा नहीं लिया जो सावरकर लेना चाहते थे, ले रहे थे, लेकिन संघ ने नहीं किया। उसका कारण था मालूम उनको कि उसको पत्थर समझ कर जाओगे तो हम खड़े नहीं होंगे। तो ये जो आज आरएसएस पर चर्चा करने वाले हैं उनको मालूम नहीं संघ क्या काम करता है। और आप जो दूसरी बात बोल रहे हो कि ये बैकफुट पर क्यों बोलते, वो कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहते। अच्छा जी। वो आपको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि संघ के काम का ये तरीका है कि आप मुझसे लड़ना चाहते होते कि मैं लड़ना नहीं चाहता, उलझना नहीं चाहता। मतलब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अपने स्तर पर उतारना चाहते हैं। हाँ, बात शुरू हुई है। ठीक है जी। नरेंद्र मोदी वहाँ उस स्तर पर उतरना नहीं चाहते। मतलब जो चीखने चिल्लाने वाले हैं टीवी पे, और ये लोग शांत स्वभाव से अगर उसका जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब इनके संस्कार दूसरे हैं, उनके संस्कार दूसरे हैं। अब देखिए कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद 8-9 साल शायद हो गए अभी, उसके बाद आते आते बॉलीवुड का चेहरा बदल रहा है। अब राष्ट्रवादी कहानियाँ फिल्में आने लगी है, क्योंकि वो भी धंधा करती है, ये दिखाया गया, समझाया गया। तो उनको भी धंधा करना है तो यहाँ आ जाओ, किसने रोका है? आइडियोलॉजी लेकर मत आओ, धंधा करो, धंधे के आड़ से आइडियोलॉजी मत लाना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। लड़ाई होती है तो वो भी मरने वाले, हम भी मरने वाले, लेकिन हम तो मरना नहीं चाहते। तो उनको डीएक्टिवेट करना ये ज़रूरी होता है। हमारी आइडियोलॉजी में हिंसा नहीं है। गांधी जी का कहना गलत नहीं था, अहिंसा परमो धर्मा सही है, लेकिन उनको डीएक्टिवेट करना भी ज़रूरी है। तो संघ मैं मानता हूँ कि इस ढंग से काम करता है। धन्यवाद। हम लोगों ने एक बहुत ही अनौपचारिक चर्चा, क्योंकि आपको मंच पे दिखते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए दिखते हैं, तमाम चीजें दिखती हैं, लेकिन एक ऐसी बातचीत जो अनौपचारिक, एक खबर आई और उससे शुरू हुई और अलग अलग सब्जेक्ट कुछ हुआ, तो मैं तो बड़ा सरसब्ज हुआ। कहते हैं कि जब आप उन लोगों के साथ हो जिनके पास एक्सपीरियंस हो और दुनिया के बारे में समझ भी, तब आपको तो सीखना है, आपको जीतना है, ये आपको तय करना है। लेकिन हम लोग इस
बेहद खूबसूरत यात्रा पर। जयपुर डायलॉग के बाद ये कार का डायलॉग है जिसमें मैं सीख रहा था। तो ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही। नमस्कार।